हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू क्लियर विजन क्लासेस सीवीसी बाय केसी। आज आप पढ़ने जा रहे हैं मैकविली के बारे में। मैकविली का परिचय हम जानेंगे। इसके बाद 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें आपको पूरा मैकविली का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको इसी वीडियो में सारे इंग्लिश हिंदी नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको समरी भी इसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैकविली के बारे में। अगर हम मैकविली की बात करते हैं तो मैकविली जो थे वो आपके इटालियन थिंकर थे। आपको ये याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, ये इटालियन थिंकर थे। ये उस टाइम पर पैदा हुए थे जब यूरोप का पुनः जागरण चल रहा था, यानी कि यूरोप वापस से अपने आप को स्थापित कर रहा था। इससे पहले वह तहस नहस हो चुका था, इस वजह से वापस से यूरोप जो है वो अपने आप को स्थापित कर रहा था। तो सैनिक हुआ करते थे, उनको भाड़े पे लाया जाता था। ठीक है, और भाड़े पे जो लाते थे तो उस उन सैनिकों के अंदर ना कोई देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, समझ आ रही है चीज़, क्योंकि ये भाड़े पे हुआ करते थे। उस टाइम पर नया यूरोप बन रहा था, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। और मैकविली जो थी ना वो सोशो पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ थे, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो उस टाइम पर चल रहे थे उससे वे अच्छे से वाकिफ थे। इसी वजह से वे आंतरिक और बाह्य राजनीति जो थी, यानी कि चाहे मतलब उनके देश के अंदर की राजनीति हो या बाहर की राजनीति हो, उस पर जो सैनिक शक्ति का प्रभाव पड़ रहा था उसको वह सफलतापूर्वक उसका मूल्यांकन कर सकते थे। यानी कि जो सैन्य शक्ति थी उसका मूल्यांकन जो है, उसका जो इवैल्यूएशन है वो बहुत अच्छे से कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि उनको राजनीति और सामाजिक परिवर्तन जो चल रहे थे, चाहे वो आप देश के अंदर हों चाहे वो देश के बाहर हों, उससे वे अच्छे से वाकिफ थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर मैकविली ही एक पहले इंसान थे, कह सकते हैं, जिनको रूढ़िवादी जो धारणाएं थी, अवधारणाएं थी, उन्होंने वॉर को उससे मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, और उसके बाद उनका युद्ध, उनके हिसाब से युद्ध का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल हो, इकोनॉमिकल हो और पॉलिटिकल हो। इनके हिसाब से युद्ध केवल 3 चीज़ों पे लड़ा जाना चाहिए, जो कि है संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे युद्ध है इनके हिसाब से लड़ना चाहिए। और ये इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी जो है वो लाया था, किसके ऊपर लाया था? पॉलिटिकल वॉरफेयर के ऊपर। ठीक है, यानी कि राजनीतिक युद्ध के ऊपर इन्होंने अपना एक अपना संविधान भी लाया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद ये वाले नोट्स आपके लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गए। ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिएगा इन्हें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनकी बुक्स हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, बट हम इनकी फेमस 2 बुक्स के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इनकी आर्टे डेला गुएरा। ठीक है, आर्टे डेला गुएरा की अगर हम बात करें तो ये वाली जो बुक है ये आपका इटालियन लैंग्वेज में आपकी लिखी हुई है। ठीक है, आर्टे डेला गुएरा इटालियन लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता है युद्ध की कला। ठीक है, उसके बाद इस वाली बुक में इन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या बताया है? ये इन्होंने सिंपल सी ये बात बताई है कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में सैनिक शक्ति की भूमिका निर्णायक होती है, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, उसके बाद ये भी बोला है कि किसी भी राष्ट्र का गौरव जो है, किसी भी राष्ट्र का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो तभी ऊंचा होगा जब राजनीति में सैन्य शक्ति उचित स्थान ग्रहण करेगी। ठीक है, ये इन्होंने बताया है, किसमें? आर्टे डेला गुएरा में बताया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड बुक की बात करते हैं, हम प्रिंसिपी की बात करते हैं। इस वाली बुक में इन्होंने क्या बताया है? ये भी इटालियन लैंग्वेज में ही प्रिंसिपी लिखा है, जिसका मतलब होता है प्रिंस इंग्लिश में, और अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलेंगे हम राजकुमार। ठीक है, इस वाली बुक में इन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं, आपको वैसे ही याद करनी है। ठीक है, अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्या क्या बोला है इन्होंने? सबसे पहले बात बोली है इन्होंने कि जहाँ अच्छे हथियार नहीं होंगे वहाँ पर अच्छे कानून नहीं हो सकते, इनका ये कहना था। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात इन्होंने ये कही थी कि शासकों को ये राय दी जाती है कि सत्ता को केवल सैन्य शक्ति के द्वारा ही कायम रखें। ठीक है, सेकंड बात इन्होंने क्या कही कि शासकों को ये राय दी इन्होंने कि सत्ता को केवल सैन्य शक्ति के द्वारा ही कायम रखें। तीसरी बात इन्होंने कही कि युद्ध जो है सैन्य संगठन तथा अनुशासन को अपने अध्ययन, ध्येय चिंतन का केंद्र बना लेना चाहिए। किसको? प्रिंस को। ठीक है, जो भी राजकुमार है, जो भी कह सकते हैं शासक है, उसको क्या क्या करना चाहिए? उसको ये बताया है कि सैन्य संगठन तथा अनुशासन को अपना अध्ययन, ध्येय चिंतन सबको मिला के केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। यानी कि केवल और केवल केंद्र बिंदु किसको बनाना चाहिए? केवल स्टडी करना चाहिए। गोल और थॉट्स आपके सिर्फ और सिर्फ आपके वॉर, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन के ऊपर होने चाहिए आपके। और इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो राज्य का जो आधारशिला है वो अच्छे सैन्य संगठन से ही होती है, ये ऐसा मानते हैं। इस वाली बुक में भी लिखा है इन्होंने ये चीज़। और आखिर में ये कहते हैं कि ये इस बुक में तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने आखिर में ये कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें सैन्य शक्ति जो होती है, ठीक है, राजनीति में जो सैन्य शक्ति होती है वो एक चुंबक की तरह होती है, जिसमें राजनीतिक विचार जो हैं वो उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। इनका मतलब ये कहना है कि राजनीति और जो मिलिट्री है वो हैंड इन हैंड चलती है, वो एक साथ चलती है। और उसमें क्या होता है कि
जो राजनीति है उसके विचार जो हैं वो सारे के सारे सैन्य शक्ति पे ही आसपास ही मंडराते रहते हैं, इनका ये कहना है, ठीक है। और लास्ट में ये कहते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन में ये कहते हैं कि एक तो कहते नहीं है, ये इनका विवेकी मस्तिष्क था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि बहुत शांत दिमाग के थे, जिसकी वजह से ये सैन्य संगठन में जितने भी परिवर्तन हो रहे थे और जो भी क्रांतिकारी विचार आ रहे थे, ठीक है, उसके बीच में ये एक होता है ना संबंध ढूंढ पा रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि ये इनका जो दिमाग है ना, एक कह सकते हैं कैप्टन कूल की तरह चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन है, ये आप समझ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी युद्ध कला के बारे में बात, ठीक है। द आर्ट ऑफ वॉर, जो आर्ट ऑफ वॉर हमने पढ़ी अभी, बताया जिसके बारे में मैंने, आर्ट देला गुएरा के बारे में, वो बुक एक आपको याद रखना है, एक हाई क्वालिटी बुक है, यानी कि उच्च कोटि बुक है, ठीक है। 16th सेंचुरी में उसके 7 एडिशन आए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसको यूरोप की जितनी भी अधिकांश भाषाएं हैं उसमें इसका जो है जिक्र किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें 17th सेंचुरी की, तो कई ऑथर्स ने इसके बारे में बताया था इसमें, ठीक है। 18th सेंचुरी में काफ़ी ऑथर्स ने इसको अपने पास भी रखा था, ये भी आपको याद रखना है। और एक हमारे पास जेफरसन हुआ करते थे, ठीक है, जो इटली के ही पॉलिटिकल थिंकर थे, जो कि बाद में आए थे, उन्होंने अपनी इस बुक को लाइब्रेरी में भी रखा था अपने साथ हमेशा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। उसके बाद 1812 में एक वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें असाधारण अमेरिकी एडिशन भी इसका निकला था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 1812 में क्या हुआ था कि इसका एक असाधारण अमेरिकी एडिशन भी निकला था। उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या होता है कि पॉलिटिकल थिंकर के रूप में इन्हें, यानी कि राजनीतिक विचारक के रूप में इनकी ख्याति बढ़ गई थी, ठीक है। कब? 19th सेंचुरी में, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 19th सेंचुरी में इसकी पॉलिटिकल थिंकर के रूप में इनका ख्याति बढ़ गई थी, लेकिन जितना जितना ख्याति बढ़ रही थी ना, उसी हिसाब से सैन्य अधिकार के रूप में इनकी, सैनिक अधिकारी के रूप में इनकी जो काम था वो घटने लग पड़ा था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कंटिन्यू टू डिक्लाइन। उसके बाद इन्होंने कई जो कह सकते हैं बहुत सारे जो और भी लोग थे, उन्होंने इनको एक फोररनर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर भी माना है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि युद्ध के अग्रदूत की तरह माना है, ठीक है। यानी कि युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जो इंसान लेके जा रहा है वो मैकियावेली को माना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ये ना एक तो सोदेरनी के टाइम पे आए थे, ठीक है। सोदेरनी कौन थे? वो फ्लोरेंस के इटली के राजा थे, ठीक है। फ्लोरेंस राज्य के इटली के राजा थे, समझ आया? मतलब फ्लोरेंस कुछ नहीं है, इटली की सिटी ही है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। और फ्लोरेंस कहाँ है? इटली का ही एक राज्य है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ है कि ये ना बहुत पुअर फैमिली से आते थे, ठीक है। तो नोबल मैन तो ना ही ये नोबल मैन बन पाए, ठीक है, ना ही एक कह सकते हैं लोकतंत्रवादी बन पाए, ना ही एक रईस इंसान बन पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैकियावेली के बारे में बताया है ये चीज़। अच्छा, सोदेरनी जो थे उन्होंने इनको अच्छे से समझ पाया था, इसी वजह से इनको क्या किया था, एक कूटनीति और प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया था, ठीक है। जितनी जल्दी हो सका सोदेरनी ने ही काम कर लिया, क्योंकि सोदेरनी उस टाइम पे राजनेता थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मैकियावेली थे वो इतने ज़्यादा मतलब दिमागदार थे कि उन्होंने पीसा भी एक क्या कह सकते हैं सेंट्रल इटली का प्रांत है, ये भी आपको याद रखना है। तो पीसा में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए थे। तो इस तरह से इनका दिमाग था, ठीक है, कि पीसा की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ये समझ पाए थे, उसको भी उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन है, आप देख लीजिएगा। एंड लास्ट में आपका आता है ये चीज़ कि जिसमें इन्होंने अपना एक रूल जो है वो स्थापित किया था 1506 में। एक ऑर्डिनेंसा यानी कि कानून लाया था, जिसमें ये घोषित किया था कि जो 18 से 30 वर्ष के जो भी मेन हैं, यानी कि आदमी हैं उनके देश के, उनको कंपल्सरली मिलिट्री सर्विस में डालेंगे। जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि पीसा की घेरेबंदी कर पाए थे ये इनके सोल्जर्स बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो याद रखना कि पीसा में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, जिसका इन्होंने अध्ययन किया पहले, और अपना रूल लाके 1506 में अपना रूल लाके उसकी घेरेबंदी बहुत अच्छी तरीके से कर पाए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अब इनका क्या है कि अब इनका कह सकते हैं अब इनका जाने का टाइम आ गया था। वो कैसे आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजनीति की जीवन की समाप्ति इनकी तब हुई थी जब मेडिसी को वापस लाया गया। अब मेडिसी कौन थे भाई? मेडिसी एक बैंकर फैमिली से रिलेटेड थे और पॉलिटिकल डायनेस्टी से थे, ठीक है। तो मेडिसी का तो भाई पूरा फैमिली ट्री है, कह सकते हैं इनकी तो फैमिली चली आ रही थी, ठीक है। इनको वापस से लाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से मैकियावेली का पॉलिटिकल करियर तो समाप्त हो चुका था, ठीक है, क्योंकि इनको रिटायर किया गया था फोर्सफुली, ठीक है। इनको ज़बरदस्ती रिटायर किया गया था मेडिसी के द्वारा, ठीक है। मेडिसी के तो भाई परिवारवाद चल रहा था, ठीक है, पूरी तरीके से परिवार था, जिसमें इनकी बैंकर फैमिली थी, पॉलिटिकल डायनेस्टी थी ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अब क्या है कि भाई रिटायरमेंट के बाद उसने क्या किया, मैकियावेली ने, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया कि अपना जो जितना भी वो था ना, जितना सोचते थे ये, है ना,
मतलब मिलिट्री एक्टिविज्म, मतलब जितना मिलिट्री में एक्टिव थे, अब वो थिंकिंग में चेंज हो गई थी, ठीक है, सिर्फ सोच रहे थे उसके बारे में। और जितने भी पॉलिटिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, जितना भी काम कर रहे थे पॉलिटिक्स में, वो अब सबका सब थ्योरीज में चेंज हो गया था। थ्योरीज यानी कि अब वो सिर्फ लिख रहे थे, सोच रहे थे, बात कर रहे थे उसके बारे में, है ना। उसके बाद इन्होंने रिलेशनशिप एक पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर का अच्छे से समझा है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति का अध्ययन इन्होंने अच्छे से किया है। और इनका खुद का जो अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, जितना ये खुद को जान पा रहे थे, उतना इन्होंने जितना इन्होंने खुद को जाना, उतना इन्होंने मिलिट्री क्राइसिस उस टाइम पे जो चल रही थी, जो भी मिलिट्री में प्रॉब्लम चल रही थी, उससे अपना ध्यान हटा के उनकी एग्जामिनेशन पे लगाया, यानी कि उनको समझने पे लगाया कि जो भी भारी तौर पे मैटर चल रहे हैं उसको समझे, एक बार उस पर देखे तो कि प्रॉब्लम क्या आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसका रिजल्ट ये रहा कि इनको मॉडर्न यूरोप का फर्स्ट मिलिट्री थिंकर भी बोला जाता है। इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि ये इन्होंने अपना दिमाग जो है वो उसकी क्राइसिस से, यानी कि प्रॉब्लम से हटा के अपना पूरा का पूरा दिमाग, ध्यान अपने एग्जामिनेशन पे लगा दिया, उसको समझने पे लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये आपका जो हो गया इसका हिंदी वर्जन, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास ये समरी है पूरा का पूरा, ठीक है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको अब अच्छी तरीके से ये समझ आ जाने वाली है। एंड क्योंकि आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। सो आई होप you like this video, share and subscribe, ठीक है, do like this channel, do share and subscribe for more such videos, and thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe.